लेट्स माइक में आज हमारे साथ हैं जाने माने पत्रकार और बीबीसी से जुड़े रहे नारायण बारहट। ये रविवार पत्रकारिता जगत के लिए मनहूस खबर लेकर आया। पता चला कि जाने माने पत्रकार और भारत के गांव-गांव में अपनी पहचान रखने वाले मार्क टेली 90 साल की उम्र में इस दुनियाए फानी को अलविदा कह गए। बारहट साहब, आपने उनके साथ संस्थान में काम किया है, क्या अनुभव रहा आपका? एक वो बहुत साफ़गोई के व्यक्ति थे, उनमें विनम्रता थी, इतनी ऊँचाई के बाद भी उनमें कोई अहंकार नहीं था। जो देखते थे वो बयान करते थे, जैसे कबीर कहते कि तू कहता कागज़ की लेकी, मैं कहता आँखन की देखी। वो जो आँखें उनकी देखती थी, उसको वो बयान करते थे। उनका ऑब्ज़र्वेशन या उनका आकलन बहुत सटीक होता था और मैं समझता हूँ कि वो किसी भी भारतीय से ज़्यादा भारत को जानते थे। उन्होंने भारत को जिया है, अपने संस्कारों में, विचारों में और व्यवहार में। उनकी पैदाइश निसंदेह भारत में हुई थी और नीति उनको वापस लंदन ले गई और वो एक पादरी बनना चाहते थे। लेकिन फिर उनके मन में कुछ सवाल थे, उन सवालों का उत्तर नहीं मिला, तो इस तरह वो मुखातिब हो गए और बीबीसी में जो सम्मान, जो पहचान, जो शोहरत उनको मिली है, वो किसी को भी नहीं मिली। न केवल बीबीसी बल्कि भारत में कई विदेशी पत्रकारों ने काम किया, कोई न्यूयॉर्क टाइम्स में थे, वो वॉशिंगटन पोस्ट में थे, भिन्न-भिन्न एजेंसियों में काम किया, लेकिन किसी को भी ऐसा जो सम्मान है वो नहीं मिला है। हम बीबीसी में काम करते हो तो जब भी जाते तो हर गाँव कस्बे में वो बीबीसी का पर्याय बनकर नज़र आते थे, लोग उनके बारे में पूछते और कई बार बीबीसी के ब्रिटिश जर्नलिस्ट हमारे साथ होते, तो गाँव में या कस्बों में देखते ही लोग कहते अच्छा मात तूली। इस कदर उनका नाम लोगों की जुबान पे और ज़हन में था। पूरी तरह भारतीय थे मार्क टेली, निश्चित रूप से। और बीबीसी छोड़ने के बाद वे एक अलग अवतार में नजर आए। एक लेखक, साहित्यकार जो जयपुर सहित देश के कई साहित्य महोत्सवों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते थे। आपने भी जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल में उनसे मुलाकातें की। क्या महसूस किया आपने? हाँ, उनसे हमारी मुलाकात जेएलएफ में हुई। हम उनको देखते हम 3 लोग थे, फॉर्मर बीबीसी के, मैं, शालिनी जोशी, रेणु अगाल। हम तीनों उनके पास गए, हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, वो बहुत खुश हुए और फिर हमसे पूछा, उस समय हम टीचिंग में थे, जर्नलिज्म पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हैं आजकल? तो हमने कहा हम जर्नलिज्म पढ़ाना का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा, जर्नलिज्म बचा है क्या भारत में? ये उनकी टिप्पणी थी। फिर मैंने उनको आमंत्रित करने का प्रयास किया कि हमारी यूनिवर्सिटी में आपकी आवश्यकता है। तो बोले कि मुझे अब याद कम रहता है, आप मुझे बार-बार ईमेल करके तकाज़ा करते रहना। हालाँकि वो नौबत आई नहीं, हम कुछ और फसानों में फँस गए थे। तो उनमें इतनी सहजता, इतनी बड़ी ऊँचाई पे, इतनी बड़ी मीनार होते हुए भी वो ग्राउंड से जुड़े रहे और उन्होंने हिंदी अच्छी-खासी सीखी। उनके जो ब्रिटिश सहयोगी थे, उस ज़माने में ब्रिटेन का राज था और वो कहते कि आप जो भाषा बोल रहे हो, वो ड्राइवरों की भाषा है। मज़ाक उड़ाते थे, ये हमारी भाषा नहीं है। लेकिन वो उस भाषा को सीखा और उनको देखिए कि भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं को दर्ज करने का, देखने का मौका मिला, जिसमें बाबरी मस्जिद का विध्वंस शामिल है, जिसमें ब्यूस और इंदिरा गांधी की हत्या और भारत-पाकिस्तान जंग, बांग्लादेश का निर्माण, ऐसी प्रमुख घटनाओं को उन्होंने बयान किया और जन-जन तक पहुँचाई। इमरजेंसी में उनको तकलीफ हुई, 1 साल के लिए बाहर से जाना पड़ा, लेकिन अक्रॉस पार्टी लाइन उनका सम्मान था और बीबीसी आज जिस ऊँचाई पे पहुँचा है भारत में, उसमें उन जैसे लोगों का बड़ा योगदान है। क्योंकि जो इसाक न्यूटन ने एक बार कहा कि अगर मैं आज खड़े होके इतनी दूरी तक देख पा रहा हूँ, तो मैं उन कंधों पे खड़ा हूँ, जो मुझसे पहले गुज़रे हैं। तो आज बीबीसी जिस मकाम और जिस विश्वसनीयता के साथ भारत में याद किया जाता है, वो उन जैसे लोगों का बड़ा कॉन्ट्रिब्यूशन है। मार्क टेली का एक रूप यायावर का भी था। अक्सर हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, बातचीत में पता पड़ता है कि घूमना उन्हें बहुत अ, अच्छा लगता था। लोगों के बीच जाना, गांव देहात घूमना, वहाँ की संस्कृति करीब से समझना और फिर उसे शब्दों में पिरोना। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो उनके बहुरूप थे। वो इस भारत उपमहाद्वीप में कई जगह गए, उन्होंने पाकिस्तान को भी अच्छा रिपोर्ट किया,
उन्होंने खैबर ट्रेन का किस्सा भी अपने रेडियो में प्रसारित किया। और वो ग्राउंड पे रहते थे, आम लोगों से बात करते थे, आम लोगों से बातचीत करके ही अपनी खबर का निर्माण करते थे। मुझ जैसे सैकड़ों पत्रकार उनको सुन सुनकर जर्नलिज्म को सीखा। उस जमाने में कोई पाठशाला नहीं होती थी जर्नलिज्म की। लोग जो जर्नलिज्म में आना चाहते थे वो मार्कटनी जैसी शख्सियत को सुन करके अपने आप का निर्माण करते थे। तो वो इस कदर अच्छे बसे थे, उनकी लोकप्रियता बहुत लोगों ने ईर्ष्या का भाव थी। और वो जो ही स्वभाव था उनमें, जब बीबीसी में एक वक्त में जो डायरेक्टर थे जॉन ब्रिज, जी। उन्होंने थोड़ा कसावट की तो उन्होंने बगावत कर दी, उन्होंने उनको मेल किया और इस्तीफा दे दिया कि आप बीबीसी पे बहुत चीज़ें इम्पोज कर रहे हैं, आप एक भय का वातावरण बना रहे हैं, मैं ऐसी सूरत में काम नहीं कर सकता। इसके बावजूद भी बुश हाउस में उनका अत्यधिक सम्मान था बीबीसी छोड़ने के बाद भी। आप सोचिए कि वो अकेले भारतीय हैं जिनको इतने पुरस्कार मिले हैं, एक विदेशी ना होने के नाते। उनको भारत का पद्म भूषण भी मिला और उन्हें ब्रिटेन का जो हाईएस्ट अवार्ड है नाइट हेड वो भी मिला है। तो वो उनकी उस मीनार को कुछ छू नहीं पाएगा, उनकी ऊंचाई को। वो किताबें लिखी, वो अच्छे लेखक थे। और अगर भारत को समझना है कि किताबों को पढ़ के हम समझ सकते हैं। कुल मिलाकर आप उनका आकलन कैसे करते हैं और उनके जाने पर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? वो रेडियो उनके लिए बहुत प्रिय था जी। और रेडियो को उन्होंने ठीक से प्रस्तुत किया, रेडियो को भारत में लोकप्रिय बनाया, उसका भरोसा बनाया। और वो कहते थे कि रेडियो इज द मोस्ट इंटीमेट मीडियम, इट मैटर्स योर हार्ट। जी। अर्थात रेडियो हृदय स्पर्शी माध्यम है, वो आपके हृदय को स्पर्श करता है। उन्होंने आखिर में एक लेख में लिखा कि जो बड़े समझदार और होशियार राजनेता है वो अपनी बात का संदेश पहुंचाने के लिए रेडियो का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये रेडियो की ताकत वो जानते हैं, इसलिए रेडियो को आम जनता के लिए नहीं खोलते हैं। जैसे टीवी को आज़ादी है वैसे रेडियो को आज़ादी नहीं दी जा रही, क्योंकि हुक्मरान उसकी ताकत से डरते हैं। और रेडियो में प्रचारित होगा तो टीवी में जो बेहूदगी देखने को मिलती है उस पर नियंत्रण लगेगा। वो उनके लिए दुखद घटना थी, एक रिपोर्टर के नाते, एक भारत के प्रेमी होने के नाते। जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उनकी लिंचिंग होते होते बची थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पे एक बहुत बड़ा प्रहार है, ये भारत के धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंचाता है। और भारत की विविधता बहुलता के कायल थे। वो कहते थे, जो विवेकानंद ने कहा उसी तरह वो कहते थे कि भारत वो धरती है इसने कभी अपने कपाट बंद नहीं रखे, दुनिया के 27 नस्ल को अपने आप पनाह दिए और एक गुलिस्तान में थारे फूल एक साथ खुलते हैं। बिल्कुल। हम खुद एक, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हिंदुस्तान की कम से कम 2 या 3 पीढ़ियाँ उनकी आवाज़ सुन के, उनकी रिपोर्टिंग सुन के बड़ी हुई हैं। इतने गहरे समाये हुए थे। उन्होंने उनका आप जो अंदाज़े बयां और उनका आकलन देखिए, वो श्रीलंका गए थे जी। और भारत एक नई करवट ले रहा था राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तौर पे। और हम देखने लगे कि यकायक लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा था रोजमर्रा के जीवन में। और श्रीलंका लौट के भारत आए, हिंदुस्तान टाइम्स में एक लेख लिखा और कहा कि वो एक आइलैंड नेशन है, एक छोटा सा देश है, उसकी आबादी दिल्ली के बराबर भी नहीं होगी, लेकिन उन्हें इतना अच्छा लगा कि वहाँ के लोगों में नागरिक बोध है, सिविक सेंस है। ये उन्होंने फर्क रेखांकित किया और हमें भारत के बदलने की सूचना दी कि भारत कैसे अपना नागरिक बोध खोता जा रहा है। तो भारत से उनको अतीम प्रेम था, वो यहीं रहे, ब्रिटेन में जला कर जाते थे। तो भारत उनको भूल नहीं सकता, भारत उनको हमेशा सर आंखों पे रखेगा। नारायण बारहट साहब, लेट्स माइक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको। नमस्कार। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।